अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डिनरी बिल के बारे में। साधारण विधेयक को संसद द्वारा पास कराने की प्रक्रिया क्या है, और 4 तरह के बिल थे हमारे: साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक को पास कराने की क्या प्रक्रिया है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं कि मनी बिल के बारे में, थोड़ा सा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में इस सेगमेंट में चर्चा कर लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद हम देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है। तो अगर हम संविधान की पुस्तक खोलें तो आर्टिकल 110 मिलेगा, 110, जो धन विधेयक की परिभाषा करता है। मनी बिल आर्टिकल 110 हमारा ये बताता है कि धन विधेयक क्या है। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। 109 में धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया बताई गई है कि धन विधेयक में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये आर्टिकल 109 है। पहले हम देख लेते हैं कि धन विधेयक में क्या क्या चीजें आती हैं। यानी 110 आर्टिकल ये कहता है कि संविधान में जहां भी मनी बिल शब्द यूज हुआ है, धन विधेयक, उसमें उसका मतलब है कि उस विधेयक में इन 6 में से 6 या कोई एक विषय अगर होगा जिस बिल में, वो बिल जो है धन विधेयक कहा जाएगा। पहला है द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। हिंदी में कहें किसी कर का अधिरोपण करना, उत्साधन करना, मतलब उसको एबॉलिश करना, खत्म करना, रिमिशन करना, हिंदी में रिमिशन को परिहार कहते हैं, परिहार करना, अल्टरेशन करना, परिवर्तन करना, और रेगुलेशन या उसका विनियमन करना किसी कर का। अगर ऐसी कोई बात है विधेयक में तो ये धन विधेयक माना जाएगा। या केंद्र सरकार द्वारा किसी उधार लिए गए धन का विनियमन है, द रेगुलेशन ऑफ बारोइंग मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अगर केंद्र सरकार के द्वारा उधार लिए गए धन का रेगुलेशन किया गया है किसी बिल में, तो वो बिल जो है 110 1 के 2 के हिसाब से ये मनी बिल होगा। तीसरी बात कहता है संविधान कि द कस्टडी ऑफ फंड ऑफ इंडिया एंड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। यानी कहने का अभिप्राय हिंदी में कि भारत की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि से, कॉन्टिजेंसी फंड की अवरक्षा से किसी धन को उसमें जमा करना या उसमें से निकालना। संविधान का अनुच्छेद 267 जो है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करता है। कहता है कि भारत में एक आकस्मिकता निधि होगी जिसका काम किसी आपात स्थिति के लिए है। कोई ऐसी विषम स्थिति आ गई, कोई आर्थिक संकट आ गया, उसके लिए संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 267 में कॉन्टिजेंसी फंड बनाया गया है, और 1950 में सरकार ने भारतीय आकस्मिकता निधि एक्ट बनाया, अधिनियम बनाया। यानी इंडियन कॉन्टिजेंसी फंड का जो है एक्ट बना 1950 में, और इसमें जो है धनराशियां इस समय 30,000 करोड़ जो है हमारे यहाँ आप देखेंगे तो हमारे आकस्मिक निधि में किसी आपात स्थिति या किसी आर्थिक संकट से निपटने के लिए जो निधि है, उसमें इस समय सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए 21-22 से जमा कर रखा है। तो ये छोटी बातें हो गई। संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से ऐसी निधि में धन जमा करना या निकालना, ऐसा कोई प्रसंग है तो ये भी मनी बिल होगा। चौथा कहता है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोग, हिंदी में कहते हैं इसको। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग अगर कहीं हो रहा है, हिंदी में भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है हमारा इस तरह के अगर प्रोविजन है बिल में, तो वो बिल इज कंसिडर्ड एज मनी बिल। पांचवा, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। यानी किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, ऐसे किसी व्यय की रकम बढ़ाना। यानी किसी व्यय को आप जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज कर दीजिए
या किसी ऐसे व्यय की जो उसमें पहले से ही है उसकी रकम बढ़ा दीजिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पे भारी व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, ठीक, और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। तो अगर ऐसी बात है बिल में तो वो बिल जो है मनी बिल होगा। और छठा कहता है कि द रिसीप्ट ऑफ मनी एन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और द इशू ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन स्टेट, इस तरह का अगर कोई बिल है तो ये बिल भी जो है छठा कहता है कि ये, इस तरह का अगर कोई बिल है तो ये बिल भी जो है छठा कहता है कि ये क्या होगा, मनी बिल होगा। और ये भी नीचे स्पष्ट कर, इन 6 में से कोई एक है तो मनी बिल होगा। और नीचे ये बताया जाता है कि केवल निम्न कारणों से कोई बिल जो है, कोई विधेयक, धन विधेयक नहीं होगा। अगर जुर्माना या अन्य धन राशियों का अधिरोपण करना, द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड अदर पेक्यूनियरी पेनाल्टीज है, इस तरह का है। दूसरा है कि द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फी सर्विस रेंडर्ड, और यानी कहने का मतलब लाइसेंस के लिए या किसी की गई सर्विसेज सेवाओं के लिए फीस की मांग करना, अगर बिल में ऐसा कोई प्रावधान है तो उसे मनी बिल नहीं माना जाएगा। और तीसरा है कि द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस ऑफ लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर द लोकल पर्पसेस। हिंदी में कहें तो किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय, लोकल अथॉरिटीज और बॉडी, किसी स्थानीय प्राधिकारी और निकाय अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर की अधिरोपण करना, किसी कर का उत्साधन करना, क्या इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस, ऐसा करना, ऐसा कोई उपबंध अगर है तो ये मनी बिल नहीं माना जाएगा। ये 3 बातें हैं, जुर्माना या अन्य धन राशियों का अधिरोपण कर किया जा रहा है तो इस ऐसे बिल को मनी बिल नहीं समझा जाएगा। और यह है कि अगर किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या विनियमन किया जाता है तो ये उपबंध करता हो तो ये भी मनी बिल नहीं होगा। और तीसरा यह है कि लाइसेंस के लिए या की गई सेवाओं के लिए किसी फीस की मांग करना, किसी शुल्क की मांग करना, तो ये कहता है कि केवल इन कारणों से कोई विधेयक, धन विधेयक नहीं होगा। तो ये इन 6 कारणों में से अगर कोई एक भी है तो ये मनी बिल कहा जाएगा। 6 हो या कोई एक भी हो तो ये इस तरह की अगर प्रोविजन है तो उसको मनी बिल कहा जाएगा। इसको आप ठीक से लिख के, देख के, समझ के पढ़ लेंगे। तो ये आइटम अगर है तो ये मनी बिल कहा जाएगा। ये 110, इसी में आगे हमारा 110(3) है, वो इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर ये कोई प्रश्न उठता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है तो इस विषय पे लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय फुल एंड फाइनल होगा। लोकसभा अध्यक्ष उसको अगर सर्टिफाई कर देते हैं किसी बिल को कि दिस बिल इज मनी बिल, तो उसको किसी न्यायालय में या राष्ट्रपति साहब के पास या किसी, या दोनों में से किसी हाउस में इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फुल एंड फाइनल। ओके, अच्छा देख लेते हैं। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि अगर 109 के अंतर जो प्रोसीजर दी हुई है मनी बिल के पास होने की, उसमें लोकसभा से बिल पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में ट्रांसमिटेड होता है। ट्रांसमिटेड होने के बाद इसमें भी एक या फिर 111 के अधीन ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहां भी स्पीकर साहब इस पर सर्टिफिकेट लगा देंगे कि इट इज अ मनी बिल और उसे मनी बिल की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 110(4) में ये प्रोविजन है, धन विधेयक वाला जो आर्टिकल है उसी में ये है कि अगर राज्यसभा में बिल जाता है और 111 के अधीन जब राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उस बिल के साथ जो काउंसिल ऑफ स्टेट को भेजा जाएगा, राज्यसभा को भेजा जाएगा, उसमें एक सर्टिफिकेट लगा करके सर्टिफाई करेगा कि दिस बिल इज मनी बिल और उसका डिसीजन फुल एंड फाइनल हो। इसी तरह का एक प्रमाण पत्र जब राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा 111 के अंतर्गत उनके असिस्टेंट के लिए, तो वहां भी इसी तरीके से स्पीकर साहब एक अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे
ये 110 की बातें हैं। और अब हम देखते हैं 109 के लिए। 109 हमारा प्रोसीजर के बारे में बताता है कि धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो धन विधेयक के लिए यही है कि धन विधेयक सिर्फ केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, यानी मनी बिल के लिए राष्ट्रपति, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाएगा। साधारण बिल में यह था कि आप उसको पहले चाहे लोकसभा में रखिए चाहे राज्यसभा में रखिए, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था ऑर्डिनरी बिल। बट मनी बिल जो है केवल लोकसभा में, पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुशंसा पे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जबकि ऑर्डिनरी बिल के लिए यह था कि राष्ट्रपति की अनुशंसा की जरूरत नहीं थी और बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था। और दूसरी स्थिति यह कि बिल लोकसभा से पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा के पास, आप जानते हैं कि बड़ी रिस्ट्रिक्टेड पावर है, बड़ी सीमित है। ये राज्यसभा बिल को न तो अमेंड कर सकती है न तो रिजेक्ट कर सकती है। यानी राज्यसभा लोकसभा द्वारा अगर बिल, मनी बिल पास करके ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, राज्यसभा को जाता है, पहले लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा से पास होने के बाद बिल अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उस बिल को न तो रिजेक्ट कर सकती है न अमेंड कर सकती है। तब आप कहेंगे तो फिर जाता क्यों है? न अमेंड कर सकती है न रिजेक्ट कर सकती है, जाता क्यों है? जाता इसलिए है कि ये अमेंड और रिजेक्ट तो नहीं कर सकती बट रिकमेंडेशन दे सकती है। अगर रिकमेंडेशन भी न दें तो न देने की हैसियत हो तो फिर वाकई में जाने का क्या मतलब है? तो राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, मगर अपनी अनुशंसा, अपनी रिकमेंडेशन वो दे सकती है। जब उसके कंसिडरेशन के लिए जाता है राज्यसभा के तो वो रिकमेंडेशन दे सकती। हाँ, बस ये अब लोकसभा के ऊपर है कि उस रिकमेंडेशन को माने या न माने, उसके ऊपर इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि माने। और अगर वो रिकमेंडेशन लोकसभा मान लेती है तब तो बिल माना जाएगा, दोनों सदन से पास हो गया। या लेकिन अगर नहीं मानती तो वो राज्यसभा का रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कहने का मतलब कि बिल अमेंड और रिजेक्ट वो नहीं कर सकते। और अगर बिल 14 दिन से अधिक समय तक वो रोके रखते हैं, लटकाए रखते हैं, और तो वो उसी रूप में पास मान लिया जाता है। और इसका मतलब कि इसको मस्ट रिटर्न, राज्यसभा मस्ट रिटर्न मनी बिल विद इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर जो है, 14 दिन तक आप उसको जितना चाहे उतना रोक के रख लीजिए। अगर उसके बाद नहीं भेजते हैं तो जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था उसी रूप में उसको पारित मान लिया जाता है। और अगर जो रिकमेंडेशन किए हैं, रिकमेंडेशन अगर नहीं मानती है लोकसभा तो जैसा लोकसभा ने पास किया है वैसा पास मान लिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने अगर 14 दिन से अधिक समय तक रखा तो समझिए दोनों सदन से पास हो गया, दोनों हाउस से पास हो गया। राज्यसभा ने कोई रिकमेंडेशन किया और रिकमेंडेशन को लोकसभा ने मान लिया तो भी दोनों सदन से पास हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि माने। तो इस तरीके से बिल दोनों सदन से पास हो जाता है। तो अनुच्छेद 111 हमारी व्यवस्था करता है। ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है, राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। और राष्ट्रपति साहब के पास दो ऑप्शन है कि वो इस पे एसेंट दे सकता है, सहमति दे सकता है, या सहमति को रोक सकता है, विदहोल्ड कर सकता है। तो राष्ट्रपति सहमति चाहे तो दे चाहे विदहोल्ड कर ले। बट नॉर्मली ये होता है कि बिल जो है ये राष्ट्रपति के जो है अनुशंसा से ही तो प्रस्तुत किया गया है ना, प्रायर परमिशन तो उससे ली जा चुकी है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, क्योंकि राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन, बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, प्रायर परमिशन ली जा चुकी है। इसलिए अमूमन नॉर्मली राष्ट्रपति अपनी एसेंट दे देता है। तो ये प्रक्रिया है मनी बिल के। साधारण बिल से अंतर क्या हो गया? साधारण बिल से अंतर आपका ये हो गया कि साधारण बिल लोकसभा राज्यसभा में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता था, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से आता है, प्रायर परमिशन से लोकसभा में आता है। ऑर्डिनरी बिल के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। और
मनी बिल में आपके स्पीकर ये बताया पहले कि सर्टिफाई करता है, राज्यसभा को जब जाएगा तो सर्टिफाई करेगा दिस बिल ये मनी बिल, उसका सर्टिफिकेट जरूरी है। ऐसे ही राष्ट्रपति साहब के पास असेंट के लिए जाएगा तो वहां भी स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगता है कि दिस बिल इज ए मनी बिल, और ये मनी बिल है, ये सर्टिफाई करता है, इंडोर्स करता है इसको। और राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल में बराबर अख्तियार थे जितने लोकसभा के थे उतने ही राज्यसभा के थे। अगर राज्यसभा किसी बिल पे असहमत है तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, भले ही उसमें राज्य लोकसभा का संख्या के नाते वर्चस्व रहता हो, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाता है असहमत की स्थिति में। सामान्य विधेयक के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन मनी बिल के बारे में राज्यसभा एमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ अपना रिकमेंडेशन अनुशंसा दे सकती है। इट इज अप टू लोकसभा, उसको स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते, एक अंतर ये है। यानी ज्वाइंट सिटिंग का वो प्रावधान आपके मनी बिल में नहीं है जो ऑर्डिनरी बिल में था। और राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक रोके रख सकती थी, 6 माह 6 मंथ, बट इन केस आप मनी बिल सिर्फ 14 दिन से अधिक रोके रहते हैं तो जिस रूप में उसी रूप में मान लिया जाएगा वो पास हो गया। और एक फर्क और है ऑर्डिनरी बिल मनी बिल से, राष्ट्रपति साहब के पास, ऑर्डिनरी बिल के पास राष्ट्रपति साहब के पास 3 इख्तियार थे कि ही में गिव हिज असेंट, वो अपनी सहमति दे देगा। दूसरा ये था कि वो भी विथहोल्ड कर लेगा, अपनी सहमति रोक लेगा। और ऑर्डिनरी बिल में एक तीसरी चीज भी थी कि वो बिल को जो है रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन दोनों हाउसेस को, कि भैया इस पे ये कुछ चीजें हैं, कुछ उसका कंसर्न होता है तो ये रिटर्न कर सकता है। बट इन केस ऑफ मनी बिल 2 ऑप्शन है, बिल को सहमति देगा गिव हिज असेंट, या दूसरा कि विथहोल्ड हिज असेंट अपनी सेट, लेकिन इसको रिटर्न नहीं करेगा मनी बिल को, बिकॉज की द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक बिल्स दैट डील फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे वित्तीय मामले जो रेवेन्यू राजस्व और व्यय से संबद्ध होते हैं। यानी आगामी वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का कर लगाने के लिए या करों में संशोधन करने के लिए जो है से जुड़े जो विषय होते हैं वो वित्तीय विधेयक में शामिल किए जाते हैं। और भारत का संविधान वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल को टेक्निकल सेंस में यूज करता है। इसमें मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, 3 चीजें आती हैं। और मनी बिल स्पीसीज है, किसी की प्रजाति है ये फाइनेंशियल बिल की। और 117A में वित्तीय विधेयक 1 और 117(3) में वित्तीय विधेयक 2 का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि सारे मनी बिल हमारे जो हैं वो ऑल मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल, सारे धन विधेयक जो हैं वो वित्तीय विधेयक होते हैं। बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स और नॉट मनी बिल, ये चीज याद रखने की है कि ये दर्शनिज्म में कभी आ सकता है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। आप देख रहे हैं यहां कि धन विधेयक जो है वित्तीय विधेयक का एक पार्ट है, एक भाग है। यानी धन विधेयक जो है क्या है, वित्तीय विधेयक का एक हिस्सा है। और वित्तीय विधेयक में धन विधेयक और 117(1) और 117(3) के 2 जो प्रोविजन है फाइनेंशियल बिल के वो आते हैं। तो फाइनेंशियल बिल 1 क्या है, 117(1), इसमें जो है 110 के जो मामले होते हैं आर्टिकल 110 मनी बिल, उसके अलावा इसमें अदर मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन भी होते हैं। 110 के अलावा इसमें अन्य मामले भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए ऋण संबंधी क्लास तो है लेकिन किसी विशिष्ट ऋणों से संबद्ध नहीं है। और इसकी प्रक्रिया 117(1) की क्या है, 117(1) की प्रक्रिया बिल्कुल बिल जैसे है, बट 2 चीजें इसमें थोड़ा सा अलग हैं जो ऑर्डिनरी बिल से अलग है, मनी बिल से मिलती हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारा वित्तीय विधेयक 1 117(1) लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाएगा। फाइनेंशियल बिल में ये जो 2 बातें हैं ये मनी बिल की हैं कि लोकसभा में पेश होगा और राष्ट्रपति की सहमति से पेश होगा। इसके अलावा जो बातें हैं सारी ऑर्डिनरी बिल जैसी हैं, जैसे हमारे साधारण विधेयक में था। यानी राज्यसभा लोकसभा को
दोनों को बराबर अधिकार है, राज्यसभा में जाएगा। तो अगर राज्यसभा सहमत नहीं है तो ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रावधान है। फाइनेंशियल बिल 1 की बात कर रहा हूं। दो चीजों को लोकसभा में प्रस्तुत करना और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति को छोड़ के सारी चीजें ऑर्डिनरी बिल जैसी हैं। ज्वाइंट सिटिंग होगी, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है तो राज्यसभा को भी इख्तियार हैं उतने ही। और इसी तरीके से प्रेसिडेंट साहब के पास भी जैसे दो ऑप्शन थे मनी बिल में कि मनी बिल को एसेंट देगा या मनी बिल को विदहोल्ड करेगा, रोक लेगा। बट यहां तीसरा पावर भी उनके पास है कि रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए वापस। सारी चीजें उन दो चीजों को छोड़ के सब ऑर्डिनरी बिल जैसी हैं। और फाइनेंशियल बिल 2 हमारा जो है वित्तीय विधेयक 2, जिसका प्रावधान हमारा आर्टिकल 117 का 3 करता है। इसमें क्या मैटर आता है? इसमें कंटेन्स प्रोविजन इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के संचित निधि पे भारित व्यय इसमें आता है, बट नॉट 110 को छोड़ करके, बट नॉट इंक्लूडेड एनी मैटर ऑफ 110, यानी मनी बिल का कोई मैटर नहीं है। फाइनेंशियल बिल 2 में ऑल कंटेन्स प्रोविजंस इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि पे भारित जो व्यय है उससे संबंधित जो बिल है वो फाइनेंशियल बिल 2 में आता है, लेकिन वो 110 वाला मनी बिल वाला मैटर छोड़ के। ये बातें हैं। फाइनेंशियल बिल 2 में कंटेन्स प्रोविजन इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि पे भारित व्यय आएगा, लेकिन 110 वाला जो है बट नॉट इंक्लूड एनी मैटर रिलेटेड विद मनी बिल 110 वाला, ये फाइनेंशियल बिल 2 है। और इसके पास होने की प्रक्रिया एग्जैक्टली ऑर्डिनरी बिल जैसी है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। जैसे हमारा ऑर्डिनरी बिल पास होता है साधारण विधेयक, उसी तरीके से ये फाइनेंशियल बिल 2 पास होता है। बट एक डिफरेंस यहां पे है कि राष्ट्रपति की कंसिडरेशन इस पे जो है, राष्ट्रपति का जो रिकमेंडेशन है, राष्ट्रपति का जो रिकमेंडेशन है वो इंट्रोडक्शन लेवल पे नहीं होकर के कंसिडरेशन स्टेज पे चाहिए होता है बस। इसके अलावा सारी बातें बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसी हैं। ऑर्डिनरी बिल अभी हमने पढ़ा, उसको आप निकाल कर ले। बस एक जो डिफरेंट है कि जो प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन, ये इंट्रोडक्शन लेवल पे नहीं चाहिए होती है, बट ये जो है कंसिडरेशन स्टेज पे रिक्वायर्ड होती है। ठीक, ये इतना ही बातें हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में।